सो इन द लास्ट वीडियो हमने एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर तक डिस्कस कर लिया था. सो दिस वीडियो विल स्टार्ट विद द वैक्सीनेशन. सबसे पहले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैक्सीनेशन. सो वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग अ वैक्सीन टू स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स, राइट, जिससे कि विल एबल टू डेवलप अ इम्यूनिटी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डिजीज, राइट. और जब हम बात करते हैं कि टू डेवलप immunity against specific disease means that we be able to fight with the disease, right, the ability to fight with the disease. Now the vaccine contains an antigen, right. So antigen क्या होता है? Antigen is disease causing organism which is typically weakened or inactivated or a piece of pathogen, जैसे कि प्रोटीन, that triggers a immune response without causing the disease, right. The vaccine introduces an antigen into the body. अब एंटीजन एक पूरा वीक एंटीजन भी हो सकता है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म भी हो सकता है, राइट, या कोई पैथोजन का पीस हो सकता है, फॉर एग्जांपल उसका प्रोटीन, राइट. अब इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है एंटीजन को एज फॉरेन and activates the immune cells to fight it off. Now memory cells, B and T cells, they are produced which remember the antigen, right. Now अब B और T सेल जिनको हम मेमोरी सेल्स बोलते हैं, उन्होंने एक प्राइमरी रिस्पॉन्स में जब हमने वैक्सीन एडमिनिस्टर किया तो उन्होंने एंटीजन को रिमेंबर कर लिया, राइट. बट नाउ जब एक्चुअल एंड पैथोजन बॉडी फ्यूचर में इनकाउंटर होगा तब इम्यून रिस्पॉन्ड एक बहुत क्विक और एक इफ़ेक्टिव वे में रिस्पॉन्ड करवाएगा टुवर्ड्स इट, राइट. सो देर आर वेरियस वैक्सीन सच एज मीजल्स की वैक्सीन, मम्प्स, रूबेला वैक्सीन, पोलियो, हेपेटाइटिस बी एंड कोविड-19. फॉर एग्जांपल फाइजर, मॉडर्ना, राइट, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये सब कोविड-19 की वैक्सीन हैं. नाउ वैक्सीन हमारी बहुत टाइप की होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज लाइव एटीन्यूएटेड, दैट मीन्स वीक पैथोजन है इसमें, राइट, जैसे मीजल्स और मम्प और रुबेला की वैक्सीन होती हैं. देन हम यूज़ करते हैं इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन. इसमें जो पैथोजन होता है उसको किल कर दिया जाता है, जैसे कि पोलियो, हेपेटाइटिस ए. नाउ नेक्स्ट इज सब यूनिट, रिकॉम्बिनेंट और कॉन्जुगेट वैक्सीन. इसमें क्या होता है? पैथोजन के फ्रैगमेंट्स को हम यूज़ करते हैं, जैसे कि डीएनए ले लिया या प्रोटीन ले लिया, तो इसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी आता है. नाउ नेक्स्ट आता है हमारा एमआरएनए वैक्सीन. इसमें हम क्या करते हैं? इसमें एमआरएनए को यूज़ करते हैं टू मेक प्रोटीन जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेगा. तो कोविड की 19 की वैक्सीन भी एक एमआरएनए वैक्सीन है. नाउ आफ्टर वैक्सीनेशन वी विल डिस्कस व्हाट इज इम्यूनाइजेशन. So immunization is a process by which individual become protected from specific infectious disease, either through vaccination or by natural immunity, right. तो अभी हमने वैक्सीनेशन डिस्कस किया था कि वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है जिसमें वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है ताकि एक इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर किया जा सके, राइट, ताकि हमारी बी और टी सेल्स जो कि मेमोरी सेल्स हैं वो उस इनकाउंटर को याद कर सकें, एंड फ्यूचर में अगर ऐसा सेम इनकाउंटर होता है तो जो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा वो मोर इफ़ेक्टिव होगा और मोर क्विक होगा, राइट. बट जबकि इम्यूनाइजेशन प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल एक स्पेसिफिक
इन्फेक्शियस डिजीज से इम्यून हो जाता है, राइट, कि अब वो डिजीज से एबिलिटी है उसके पास उसको फाइट करने की। अब ये एबिलिटी चाहे वैक्सीनेशन से आई हो या चाहे नेचुरल ही हो, राइट, कि किसी को कोई डिजीज हुई और वो उससे रिकवर कर गया, तो इसको हम नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं, उसने एक्वायर कर ली है इम्यूनिटी, राइट। तो एक प्रोसेस जिसमें इंडिविजुअल हैज़ द एबिलिटी टू फाइट द पैथोजन, चाहे वो वैक्सीन से आई है या एक्वायर्ड की है उसने, उसको हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। अब इम्यूनाइजेशन भी हम एक्टिव एंड पैसिव में डिवाइड करते हैं। अब एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, इन दिस द बॉडी इज एक्सपोज्ड टू अ पैथोजन और इट्स कंपोनेंट, राइट, जिससे कि इम्यून रिस्पॉन्स बनता है। अब पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन में हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज फ्रॉम अनदर पर्सन या कोई एनिमल, उससे हम ऑब्टेन कर कर इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में हम डायरेक्ट पैथोजन एक्सपोज कर रहे हैं, और जबकि पैसिव इम्यूनाइजेशन में हम उस पैथोजन के अगेंस्ट में बनने वाली एंटीबॉडीज को ही एडमिनिस्टर कर रहे हैं, राइट। नाउ we will discuss the various difference between active and passive immunization. Now, by definition, active immunization, it occurs when body produces its own antibodies and memory cell in response to the exposure. But in passive immunization, we used pre-formed antibodies, right, to an individual from external source to provide immediate protection, राइट। सो जब भी हमें इमीडिएट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो वहाँ पर हम वी वोंट वेट कि सबसे पहले हम उसे पैथोजन एडमिनिस्टर करेंगे, फिर वो उसके अगेंस्ट एक इम्यूनिटी डेवलप करेगा, राइट। बट जबकि हम क्या क्या करेंगे इस केस में, हम डायरेक्टली उसको वो एंटीबॉडीज एडमिनिस्टर करा देंगे, राइट। नाउ एक्टिव इम्यूनाइजेशन की सोर्स ऑफ इम्यूनिटी खुद की बॉडी होती है इंडिविजुअल की, बट पैसिव इम्यूनाइजेशन में इम्यूनिटी का सोर्स होता है एंटीबॉडीज जो कि उसने रिसीव करी है, राइट। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में टाइम लगता है, राइट, कि पहले वो इन्फेक्शियस होगा, फिर बॉडी फाइट करेगी, देन एंटीबॉडीज डेवलप होंगी। बट पैसिव इम्यूनिटी में इमीडिएट प्रोटेक्शन मिलती है क्योंकि बॉडी के पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज हमने एडमिनिस्टर करा दी। और जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज लॉन्ग लास्टिंग एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन इज शॉर्ट लिव्ड। नाउ इन केस ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन हमारी मेमोरी सेल्स बी एंड टी सेल्स फॉर्म होती हैं उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट, राइट, क्योंकि हमने हमने उसको ऑलरेडी पैथोजन एक्सपोज कराया था तो एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं उसके अगेंस्ट। बट इन पैसिव इम्यूनाइजेशन हम उसमें पैथोजन तो इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे, तो पैथोजन का बॉडी से एनकाउंटर ही नहीं हुआ, तो मेमोरी सेल्स फॉर्म होने के देयर आर नो चांसेस, राइट। तो जितनी भी ट्रांसफर एंटीबॉडीज यूज होने के बाद प्रोटेक्शन वहाँ ख़त्म हो जाती है, राइट। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में आएगा वैक्सीन जैसे कि मीजल की वैक्सीन, मम्प्स की, रूबेला, पोलियो वैक्सीन, राइट। एंड इन केस ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन maternal antibodies which are passed to a baby during placenta और breastfeeding। और in case of breastfeeding की जब हम बात करते हैं तो हमारी IgA एंटीबॉडी ट्रांसफर्ड होती है, राइट। इट इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन, राइट। सो टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन केस ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन इट्स एक्टिव इम्यूनिटी, और जबकि पैसिव इम्यूनाइजेशन में पैसिव इम्यूनिटी है। रिस्पॉन्स टाइम इज स्लो क्योंकि इम्यून सिस्टम पहले उसको रिकॉग्नाइज करेगा पैथोजन को, फिर एक डिफेंस डेवलप करेगा,
राइट। बट जबकि पैसिव इम्यूनिटी में हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स है, क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं हमारे पास। हमें बॉडी को उस पैथोजन से फाइट करके फिर नई एंटीबॉडीज बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी सोल्जर्स हैं उस डिजीज से फाइट करने के लिए, विच आर एंटीबॉडीज। तो द रिस्पॉन्स इज इमीडिएट, राइट। एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज यूज्ड इन वैक्सीन्स, राइट, जहाँ पर टू प्रिवेंट फ्रॉम डिजीजेस और क्रिएट अ लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। जबकि पैसिव इम्यूनाइजेशन में यूज्ड इन केसेस जहाँ पर इमीडिएट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्पीड ऑफ प्रोटेक्शन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट पैसिव इम्यूनाइजेशन में इट्स रैपिड, वेयर एज एक्टिव में इट्स स्लो। Now we will discuss the various type of lymphoids organ, right, which are primary and secondary lymphoid organs. So by definition, प्राइमरी लिम्फोइड्स ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर हमारी बी एंड टी सेल्स प्रोड्यूस होती हैं और मैच्योर होती हैं। फॉर एग्जांपल बोन मैरो एंड थाइमस, राइट। सो जब भी अभी हमने हॉर्मोन्स में हमने जब पढ़ा होगा दैट की थाइमस आर द साइट ऑफ मैचुरेशन ऑफ टी सेल, राइट, एंड बोन मैरो में हमारे दीस बी एंड टी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ये दोनों लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, राइट, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। बट जब हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करते हैं तो वो ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर मैच्योर लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं, दे प्रोलिफरेट एंड कैरी आउट अ इम्यून रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल lymph node, spleen and MALT, that is mucal associated lymphoid tissue, right. Now when we talk about function, so basically primary lymphoid organs का function ही production है, right, production of B cell and maturation of B and T cell। और B cell का maturation bone marrow में होता है और जबकि T cell का maturation thymus में होता है, राइट। और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर वो मेच्योर्ड हमारी बी और टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होती हैं और इम्यून रिस्पॉन्स कैरी आउट करती हैं। सो उनका फंक्शन होगा टू इनिशिएट अ इम्यून रिस्पॉन्स, राइट। अब लोकेशन की बात करें, बोन मैरो हमारी सेंट्रल लॉन्ग बोन्स की सेंट्रल कैविटी में प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल फीमर और ह्यूमरस। और थाइमस की लोकेशन वी ऑलरेडी नो, बिहाइंड द स्टर्नम बिटवीन द लंग्स। और लिम्फ नोड्स तो हमारी थ्रू आउट द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एंड स्प्लीन इज सिचुएटेड इन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन नियर द स्टमक, राइट। लोकेशन हो गया। नाउ विल डिस्कस इट्स रोल इन इम्यून रिस्पॉन्स। नाउ बोन मैरो इज द सोर्स ऑफ ऑल ब्लड सेल्स। जितने भी ब्लड सेल्स है हमारी, WBC, RBC, प्लेटलेट, ये सारी की सारी बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं। और जबकि लिम्फ नोड फिल्टर्स लिम्फ फ्लूइड एंड प्रोवाइड साइट फॉर इम्यून सेल, जहाँ पर वो पैथोजन से इंटरेक्ट करती हैं। थाइमस में यूजुअली ऑफिशियल थाइमस में टी सेल अंडरगो मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन, जबकि स्प्लीन ब्लड फिल्टर करता है जितने भी डैमेज्ड रेड ब्लड सेल्स पैथोजेंस होते हैं उनको रिमूव करता है, राइट। तो स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, राइट। स्पेसिफिक रोल की बात करें, सो बी सेल इज प्रोड्यूस हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, और इसी हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल से ही हमारी बी और टी लिम्फोसाइट्स बनती है। अब लिम्फ नोड्स में बी एंड टी सेल एक्टिवेट होते हैं, राइट। एंड थाइमस में टी सेल मैच्योर एंड डिफरेंशिएट, जबकि स्प्लीन फिल्टर करता है सारे जितने डेड पैथोजेंस हैं, जितने डेड RBCs हैं, राइट। नाउ
फीचर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट. So this is all about primary lymphoid organ and secondary lymphoid organ. Now we'll discuss AIDS, or we say at acquired immunodeficiency syndrome. So AIDS is a disease which is caused by human immunodeficiency virus, and it is a viral disease. It attacks and weakens the body immune system. तो जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो गया, राइट, सो हम अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एज अ स्टोर हाउस ऑफ आवर वेपन समझ सकते हैं, राइट. किसी किंगडम के अगर आप आर्मी को ही कमज़ोर कर दोगे तो इट इज़ ईजी टू डिफीट दैट. सो इन द सेम वे ही हमारी इम्यून सिस्टम अगर वीक हो गया बॉडी का, तो हम वेरियस डिजीज़ के लिए ईजिली ससेप्टेबल हो जाते हैं, राइट. सो इसका कॉजेटिव एजेंट होता है HIV वायरस, and it is type of a retrovirus RNA virus, right. So structure की बात करें, it is an RNA virus, genetic material in the form of RNA, right. Virus has an envelope, contains glycoproteins on its surface, right. Now the core of the virus contains two RNA strands, reverse transcription enzyme and other proteins which are necessary for its replication. Now there are various stages of HIV infection. First, acute HIV infection which occur between 2 to 4 weeks after exposure. तो in such case flu-like symptoms जैसे कि fever, headache, sore throat, swollen lymph node is seen. तो इसको हम acute retroviral syndrome कहते हैं, right. Next is clinical stage. Now this stage can last for several years if the person is untreated, right. So in this case individual may not experience any symptoms or they have mild ones like swollen lymph node. तो इस स्टेज पर भी HIV is still active but replication is slower, and इस स्टेज पर T helper cell का काउंट स्लो होना डिक्रीज हो जाता है. Now next is AIDS, and it is the final stage of HIV infection जहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम सिवियरली डैमेज हो जाता है, राइट. तो इन सच केसेस सिवियर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं, राइट, लाइक Kaposi carcinoma, non-Hodgkin lymphoma and invasive cervical cancer. TB, pneumocystis pneumonia, right, cryptococcal meningitis and toxoplasmosis भी देखा जाता है. And a person also experiences with severe weight loss, persistent diarrhea and memory loss. Now, there are various mode of transmission of HIV: through unprotected sexual contact, through blood transfusion, shared needles, right. HIV can be transmitted from mother to child, and it is not transmitted through casual contact like hugging, sharing food, kissing or using the same toilets. Exception that कि किसी को हक करने से, फूड शेयर करने से, राइट, सेम टॉयलेट यूज़ करने से, इवन देर आर सम मिसकंसेप्शंस कि अगर हम किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन के साथ भी बैठे हैं तो देर आर ट्रांसमिशन चांसेस कि ट्रांसमिशन ऑफ HIV हो, बट ऐसा नहीं होता, राइट. HIV ट्रांसमिशन थ्रू ब्लड होता है, शेयर नीडल्स होता है एंड थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. Discuss about the diagnosis of HIV, right. So HIV can be diagnosed by ELISA test जिसको कि हम enzyme linked immunosorbent ऐसे कहते हैं,
and this is a primary screening test for detection the presence of HIV antibodies. Western blotting, CDC4 count and HIV RNA PCR are the various diagnosis for HIV, right? And when we talk about prevention of HIV, it includes safe sex practices, needle exchange program, right? Screening of blood, antiretroviral treatment, and pre-exposure prophylaxis and post-exposure prophylaxis. Now, in case of treatment, antiretroviral therapy is used, right? Now we'll talk about cancer. So cancer is basically a disease which is characterized by uncontrolled cell division and growth, right? जहाँ पर भी uncontrolled cell division और ग्रोथ देखा जाएगा उसको हम कैंसर की तरह कैरेक्टराइज करते हैं, राइट? सो बेसिकली जितनी भी बॉडी में हमारी सेल्स हैं, राइट, दे हैव अ प्रॉपर्टी जिसको हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। एंड इस प्रॉपर्टी के थ्रू होता क्या है दैट वी नो सेल डिवाइड्स करती हैं, चाहे मियोसिस हो या माइटोसिस हो, राइट? तो नेबरिंग जितनी भी सेल्स होती हैं वो उस डिवाइड होने वाली सेल पर चेक रखती हैं कि जो डिवीज़न हो रहा है वो कंट्रोल्ड मैनर में हो रहा है, राइट? तो अगर किसी भी XYZ रीज़न से वो कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है तो तब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न और ग्रोथ देखी जाती है। इसी को हम कैंसर कहते हैं, राइट? इट कैन कॉज बाय म्यूटेशन, राइट, और वेरियस other reasons. So cancer refers to group of disease where cell in the body they begin to divide uncontrollably, और हम कह सकते हैं कि जो सेल्स की प्रॉपर्टी होती है ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन उसके लॉस हो जाने की वजह से ये इश्यूज होता है, राइट? अब कैंसर के बहुत सारे कॉजेज होते हैं अपने। फर्स्ट इज जेनेटिक फैक्टर्स, राइट? जेनेटिक फैक्टर्स की हम बात करें तो देर आर प्रोटोऑन्कोजीन्स. So basically these are normal genes that when mutate become oncogenes which promote uncontrolled cell division. Next is tumor suppressor genes. These genes produce protein that normally inhibits cell division or promote cell death. तो अब अगर इस ट्यूमर जीन्स में हमारा म्यूटेशन हो गया which it can lead to cancer. और there are various environmental factors, right? सबसे पहले there are carcinogens, ऐसे substances जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं by inducing mutation. तो कार्सिनोजेंस में सबसे पहले आते हैं केमिकल कार्सिनोजन सच एज टबैको, एस्बेस्टस और बहुत सारे इंडस्ट्रियल केमिकल्स। फिजिकल कार्सिनोजेंस में आते हैं हमारी रेडिएशंस, राइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, राइट। एंड बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस में आते हैं वायरस, फॉर एग्जांपल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV, हेपेटाइटिस बी वायरस, राइट, एंड बैक्टीरिया। और देर आर सर्टेन लाइफस्टाइल फैक्टर्स such as poor diet, lack of physical activity, and excessive consumptions of alcohol can cause the cancer risk. Now cancer is also characterized into various types, right? First is carcinomas which originate from epithelial cell, for example lung cancer, breast, sarcoma which arise from connective tissues such as cancer of bone, muscle cancer, and cartilage cancer. The next is leukemia. It is a cancer of blood forming tissues, especially in bone marrow. Then is lymphoma.
Lymphoma is the cancer of lymphatic system. For example, Hodgkin's lymphoma. And melanoma is the cancer of melanocytes. And melanocytes वो सेल होती हैं which produce pigments. Symptoms of cancer, right, such as, and these symptoms, they are basically depends upon the type and location of cancer. So there are some common symptoms which include unexplained weight loss, persistent pain, unusual lumps, right, changing in bowel or bladder habits, difficulty in breathing, and skin changes, right, for example changes in moles or new growth. These are all some common symptoms of cancer. Now जब हम कैंसर की डायग्नोसिस की बात करते हैं, so there are varieties of method. First of all is biopsy. Now in biopsy, a tissue sample is removed and examined to check the presence of cancer cells. Next is imaging testing. इसमें we use X-ray, CT scan, MRI, PET scan to detect tumor or metastasis. फिर उसके बाद we can also use blood test, right, to detect the abnormal levels of certain substances, और इन substances को हम tumor markers कहते हैं. And then comes endoscopy, now in which we use a flexible tube to view internal organs or tissue so that हम check कर सकें that is there any uncontrolled growth of cells or not. Treatment of cancer, there are various treatments such as surgery, and surgery is basically the removal of tumor or affected tissue. The next is radiotherapy. Now radiotherapy में we use high energy radiation to kill the cancer cell, या हम उस ट्यूमर्स को श्रिंक कर देते हैं. द नेक्स्ट इज कीमोथेरेपी, जिसमें वी यूज़ वेरियस ड्रग जो कि रैपिडली डिवाइड करने वाले कैंसर सेल्स को टारगेट करते हैं. देन कम्स इम्यूनोथेरेपी, राइट, जहाँ पर बॉडी की इम्यून सिस्टम को एनहांस किया जाता है जिससे वो उस टारगेट सेल को डिस्ट्रॉय कर सकें. देन देयर वी यूज़ हार्मोन थेरेपी, राइट. तो ब्रेस्ट कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर के केस में हम हार्मोन थेरेपी का यूज़ करते हैं. द नेक्स्ट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट. तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट में क्या होता है, दैट वी रिप्लेस द डैमेज बोन मैरो विद अ हेल्दी मैरो. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, राइट, वी वाइल नॉट ऑल कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड, राइट, हर टाइप के कैंसर को हम होने से नहीं रोक सकते, राइट, बट देर आर सेवरल मेजर्स जिससे हम कैंसर होने के चांस को रिड्यूस कर सकते हैं, राइट. हम कार्सिनोजेंस अवॉइड कर सकते हैं, राइट, जैसे कि टोबैको, अल्कोहल, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. वी कैन यूज़ वैक्सीन्स, राइट. फॉर एग्जांपल सर्विकल कैंसर के केस में वी कैन यूज़ HPV वैक्सीन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, अ हेल्थी डाइट एंड एक्सरसाइज, राइट, sun protection, UV rays protection. You can clearly see some of the common name of the drugs, right, with their scientific name, their chemical structure, right, their mode of consumption or their effects. So we'll discuss it one by one. तो सबसे पहले we'll start with the tobacco, right. So tobacco is a natural grown drug which is obtained from a plant जिसको हम tobacco plant कहते हैं, right, and tobacco contains a nicotine which is very addictive in nature. And जब tobacco consumption की बात आती है तो it is smoked in form of cigarette, cigars, right, and it is chewed also. तो जितने ये तम्बाकू के पैकेट्स होते हैं, ये पान मसाले के पैकेट्स जितने ये एक्टर्स ऐड करते हैं, ये सब टोबैको होता है, राइट. एंड जब हम इसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में आता है स्टिमुलेशंस, इंक्रीज हार्ट रेट एंड रिलैक्सेशन. तो जितने भी ये ड्रग्स होते हैं इनके जब भी हम शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स पढ़ेंगे
तो ये यूजुअली बॉडी को रिलैक्स करते हैं, राइट। यूफोरिया फीलिंग आता है, हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, यू विल फील नम्ब, राइट। सो बेसिकली कुछ टाइम के लिए इट कट ऑफ फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी, राइट। बट जब भी हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो चाहे कोई भी ड्रग हो, राइट, ये सब स्टोरीज ही हैं कि दे आर फॉर रिलैक्सेशन, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे कितने भी कोई कैसा भी ड्रग हो, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स कभी भी किसी भी ड्रग के बेनिफिशियल नहीं होते। चाहे आप मॉडरेट लो, कोई भी अमाउंट में लो आप, उसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हमेशा हमेशा कोई ना कोई डिजीज़ ही कॉज करेगा या कोई ना कोई इशू ही हमें देगा, राइट। तो अब टोबैको की हम बात करें तो टोबैको का लॉन्ग टर्म से कैंसर, हार्ट डिजीज़, एम्फीसीमा एंड एडिक्शन, और निकोटिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडिक्टिव होता है, राइट। नाउ अब अल्कोहल की बात करते हैं। तो अल्कोहल इस साइंटिफिक नेम होता है इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल, राइट। एंड इट इज़ कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ बियर, वाइन, बहुत सारी स्पिरिट्स आती हैं, राइट। शॉर्ट टर्म इफेक्ट इसके भी लाइक यूफोरिया है, इनिबिशन स्लो हो जाते हैं, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन। बट जब हम लॉन्ग टर्म की बात करें, लिवर डिजीज़, ब्रेन डैमेज, राइट, एडिक्शन, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, राइट, और बहुत सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हमें अल्कोहल की वजह से होती हैं। नाउ अगेन देयर इज कैनबिस, राइट, विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, जिसको हम कैनबिस सटाइवा कहते हैं। और जो केमिकल होता है इसमें, दैट इज डेल्टा 9 THC, राइट। अब कैनबिस भी स्मोक किया जाता है, वेप की फॉर्म में यूज़ होता है, एडिबल्स भी होते हैं और THC ऑयल भी होता है, राइट। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट इसके भी रिलैक्सेशन है, राइट, यूफोरिया की फीलिंग है, एंड यूफोरिया मीन्स अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। बट जब हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो कोई स्टेट ऑफ हैप्पीनेस नहीं होती लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में देर आर रेस्पिरेटरी इशू, लंग कैंसर, राइट, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर सच एज एंजाइटी, पैरानोआ, मेमोरी प्रॉब्लम्स। हमारा नेक्स्ट ड्रग इज हेरोइन, राइट, इट्स साइंटिफिक नेम इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन, एंड को हेरोइन हमारा मॉर्फिन से डिराइव किया जाता है, राइट, जबकि मॉर्फिन एक पेन किलर ड्रग की तरह यूज़ होता है। नाउ हेरोइन एज अ इंजेक्टेबल, एज अ स्मोकिंग और इन द फॉर्म ऑफ स्नॉट में कंज्यूम किया जाता है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में, शॉर्ट टर्म में दे यूफोरिया, पेन रिलीफ, सिडेशन। बट जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, एडिक्शन, ओवरडोज, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, राइट, लिवर किडनी डैमेज, और बार बार इंजेक्टेबल्स का यूज़ करने से हमें स्किन की बहुत सारी डिजीजेस होती हैं। LSD, और कॉमनली इसको एसिड बोला जाता है, राइट, एंड इसका केमिकल नेम होता है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड, एंड इसको इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट और लिक्विड कंज्यूम किया जाता है। अब शॉर्ट टर्म में हेलुसिनेशंस, ऑल्टर्ड थॉट्स, परसेप्शन, मूड स्विंग्स, एंड लॉन्ग टर्म में मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, पैरानोआ। सो हमने एक चीज़ इस टेबल में कॉमन ये देखी है कि चाहे ड्रग हमारा कोई भी हो, राइट, तो एक डिबेट सी होती है कि जो ड्रग नेचुरली ऑब्टेन्ड हो रहा है, राइट, किसी प्लांट से है, तो इट इज़ मोर सेफ देन अ सिंथेटिक ड्रग। ऐसा कुछ नहीं होता, ड्रग ड्रग होता है, एंड उसके कोई भी ड्रग यहाँ पर हमने लॉन्ग टर्म इफेक्ट में हमने देखा है किसी का भी कोई बेनिफिट नहीं है, राइट। बेनिफिट तो शॉर्ट टर्म में भी नहीं है, बट एक जनरल यूज़र ट्रेंड है कि लोग इसको एज अ शॉर्ट टर्म यूज़ को प्रमोट करते हैं कि हमें रिलैक्सेशन मिलता है, यूफोरिया फीलिंग मिलती है, बस वो एक सर्टेन टाइम के लिए है। उसके बाद द स्टोरी चेंजेस टू एडिक्शन, हेल्थ डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर्स, राइट। Now we'll talk about the adolescence and
drug or alcohol abuse. Now we all know the age of 10 to 19, right, is a critical period for development, जहाँ पर हम बहुत सारे फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल चेंजेस के थ्रू जाते हैं, राइट. सो यहाँ पर एक इंक्रीज इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी फॉर्मेशन और सोशल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, राइट. हम बहुत जल्दी दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. सो इसी इन्फ्लुएंशियल स्टेज में एक देयर इज़ अ रिस्क कि एडोलसेंस ईजिली ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ में इंट्रोड्यूस होते हैं, और इसके बहुत सारे वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग पर, राइट. सो फर्स्टली विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एडोलसेंस, कि एडोलसेंस होता क्या है. सो एडोलसेंस इज़ अ ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, जहाँ पर देर आर फिजिकल चेंजेस, right, emotional and physiological development and social influences, right, peer pressure, social expectation, family dynamics, right, जो कि एक एडोलसेंस के बिहेवियर और चॉइसेस को इम्पैक्ट करती हैं. यस कॉज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज इन एडोलसेंस. तो सबसे पहला है पीयर प्रेशर, राइट. पीयर प्रेशर में आकर ही एडोलसेंस दे एक्सपेरिमेंट विद ड्रग एंड अल्कोहल्स, राइट. नाउ डेज अब एक ट्रेंड हो चुका है कि टीनेजर में, राइट, अल्कोहल और ड्रग यूज़ को बहुत कूल माना जाता है, राइट. एक परसेप्शन सा बन गया है दैट अ पर्सन हु ड्रिंक्स और हु स्मोक्स, राइट, इज कंसिडर्ड अ कूल, और ही इज़ लाइक अ, यू कैन से अ सिग्मा पर्सनैलिटी. ये सब कॉन्सेप्ट चलते हैं, राइट. The next is stress and emotional struggles, right? Family problems such as divorce, abuse, right? Not getting proper attention from parents और academic pressure, इन सब में भी आकर, right, इन सब से एज अ escape यूज होता है drugs and alcohol को. Then comes mental health issue, right? Anxiety, depression, low self esteem. इन सब reasons की वजह से भी एक adolescence ड्रग और अल्कोहल यूज में जाता है एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ मेडिकेशन, राइट. एंड क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, सारी की सारी अल्कोहल और ड्रग एब्यूज़ की स्टोरी शुरुआत ही एक क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन से होती है कि यू नो द एडोलसेंस बहुत क्यूरियस होते हैं टूवर्ड्स, राइट, कि व्हाट विल हैपन इफ वी ड्रिंक सम अल्कोहल, और व्हाट विल हैपन इफ वी स्मोक अ सिगरेट, राइट. तो यही क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन ओवर टाइम एडिक्शन की ओर लेके जाता है. देन द नेक्स्ट इज मीडिया एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, राइट. बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप ले लो, तो देर वहाँ पर एड्स होते हैं, राइट. तो जितने भी ये पान मसाला के एड्स दिखाते हैं, है ना, जुबान केसरी, कर लो दुनिया मुट्ठी में, राइट, दीज ऑल आर जस्ट वेग एड. वो कोई इलायची नहीं बेच रहे, वो सब एक वेग ऐड होता है कि वो अपने पान मसाला और टबैको के पैकेट्स को प्रमोट करते हैं. इन सेम वे अगर हम अल्कोहल के बहुत सारे एड्स आते हैं, लाइक बकार्डिक म्यूजिक सीडीज, ऑफिसर चॉइस ड्रिंकिंग वाटर, है ना, इट्स योर लाइफ मेक इट लार्ज, ऐसा कुछ, कोई ये सब कोई एड्स नहीं होते. दीज आर ऑल प्रमोटिंग द अल्कोहल ब्रांड्स, राइट. द नेक्स्ट इज लैक ऑफ पेरेंटल सुपरविजन और गाइडेंस, राइट. इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग है या पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं है, राइट. ये सब भी चांसेस होते हैं जिसमें एक एडोलसेंस ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ में इंट्रोड्यूस होता है. एक डिसफंक्शनल फैमिली इन्वायरमेंट है, राइट, जहाँ पर बच्चे के लिए कोई रोल मॉडल नहीं है, देयर इज़ नो कम्युनिकेशन. तो इन सब रीजंस की वजह से भी एडोलसेंस दे इंट्रोड्यूस इनटू ड्रग एंड अल्कोहल.
नाउ अब इनके इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी सारे हैं। सबसे पहले विल स्टार्ट विद द फिजिकल इफ़ेक्ट्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इम्पेयरमेंट होती है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, राइट, स्मोकिंग और अल्कोहल के, या रेस्पिरेटरी इशू, लिवर इशू, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स एंड रिस्क ऑफ ओवरडोज। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स से मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं, सच एज एंजाइटी, डिप्रेशन, राइट, स्किज़ोफ्रेनिया, बहुत ही अब्यूसिव बिहेवियर शो करने लगते हैं, राइट। एक इमोशनल बैलेंस जो होता है एक ह्यूमन के अंदर, वो धीरे धीरे लॉस होना शुरू हो जाता है थ्रू आउट द प्रोलॉन्ग यूज ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज, राइट। नाउ एकेडमिक डिक्लाइन, रिस्की बिहेवियर्स जिसकी अभी हमने बात करी, राइट, वायलेंट एक्शंस, strained relationship. Now legal and financial issues are always there, right. अब किसी को, फॉर एन एग्जांपल, किसी को अल्कोहल और ड्रग एब्यूज़ की हैबिट है, राइट। अब उसके लिए एडोलसेंस इवन क्रिमिनल एक्टिविटीज सच एज थेफ्ट और ड्रग ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं अपनी उस हैबिट को सपोर्ट करने के लिए, राइट। और बहुत सारे रूल्स हैं अगेंस्ट द पोजेशन एंड यूज ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स, विच इंक्लूड अरेस्ट और जुवेनाइल डिटेंशन। दिस मेथड टू प्रिवेंट एडोलसेंस फ्रॉम दिस अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। तो सबसे पहले इट ऑल स्टार्ट विद पेरेंटल गाइडेंस एंड सपोर्ट। सबसे पहले देयर शुड बी एन ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड the child, right. The next is setting boundaries, clear rules and expectations around substance abuse, and positive role modeling, right. Parents who demonstrate healthy coping strategies and avoid substances can influence their child behaviors, right. The next is education and awareness, which can include school program, peer education, right. अगर हम देखते हैं हमारा कोई फ्रेंड किसी अल्कोहल ड्रिंकिंग हैबिट में है, किसी स्मोकिंग हैबिट में है, राइट, तो हम उसको एजुकेट कर सकते हैं रिगार्डिंग इट्स साइड इफ़ेक्ट्स। देन कम्स स्कोपिंग स्किल डेवलपमेंट विच इन्वॉल्व स्ट्रेस मैनेजमेंट, राइट। सो यूजुअली एक एडोलसेंट का अल्कोहल ड्रिंकिंग और स्मोकिंग में आने की का एक वो बहुत रीज़न यही देते हैं कि हमें बहुत स्ट्रेस है और इसको यूज़ करने से वी फील रिलैक्स। तो ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के और भी हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि हॉबीज़, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, राइट। देन द नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम विच इंक्लूड अ मेंटोरशिप, a peer support group, and early intervention, which include identifying warning signs, right. Now in this what happens that एक adolescents के around उसके teachers, उसके peer, उसके parents, right, हम watch out कर सकते हैं अगर हम किसी को भी देख रहे हैं, right, someone is, कोई भी हमें sign मिलता है that child is getting into alcohol or drug abuse, तो हम उसको वहीं पर ही उन चीज़ों के लिए रोक सकते हैं, राइट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट, इट इंक्लूड्स रिहैबिलिटेशन, फैमिली थेरेपी, राइट, और सपोर्ट ग्रुप्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर।